हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैम्ब्रिज इक्वेशन जो हमने कल रीड आउट की थी बच्चे, उसके क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। और जो हमने पहले फिशर्स का अप्रोच पढ़ा है, ठीक है, उसमें कंपैरिजन क्या है आपके ट्रांजैक्शन और कैश बैलेंस के अप्रोच में। और ये भी देखेंगे कि जो कैम्ब्रिज का अप्रोच है वो इतना ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट क्यों है या क्यों सुपीरियर है आपके फिशर्स के अप्रोच से। और जो लास्ट में पढ़ेंगे कि क्वांटिटी थ्योरी की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन क्या होगा भी एक ही वीडियो में आपको ये सारे टॉपिक्स क्या हैं क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आपकी नेक्स्ट थ्योरी है वो अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ा दूंगी, वो है आपकी केन्जियन थ्योरी। तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। तो पहले पढ़ने जा रहे हैं बच्चे क्रिटिसिज्म क्या है आपके कैम्ब्रिज के इक्वेशन के। देखो, मानते हैं कि कैम्ब्रिज की जो इक्वेशन है वो फिशर्स के वर्जन से काफ़ी एडवांस थी, लेकिन इसको ना हम लोग पूरे के पूरे एडिक्वेट मॉनेटरी थ्योरी नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ वीकनेस थी। जैसे हम जब भी थ्योरी को पढ़ते हैं तो हमने कुछ चीज़ें कॉन्स्टेंट ली थी, ठीक है, और इसने आपको बताया था कि जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के साथ साथ स्टोर ऑफ वैल्यू का भी काम करती है। लेकिन उसने ये नहीं बताया भी इसके और भी मोटिव्स हो सकते हैं। फिर क्या होता है भी प्राइस आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी को डिटरमिन करते हैं या क्वांटिटी ऑफ मनी प्राइस को डिटरमिन करती हैं। तो ये क्या होता है भी एक इनकम्प्लीट थ्योरी आपको मिल जाती है। तो यही इसके क्रिटिसिज्म होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, वो है आपका अनरियल अजम्पशंस, कि इसने बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं जैसे के एक था, टी था, उसको क्या लिया था कांस्टेंट। बच्चे के था आपका, जैसे इनकम में से आप लोग कितना पैसा होल्ड करके रखते हो कैश की फॉर्म में, ट्रांजैक्शंस कितनी है, ये सारा कुछ ना उसने क्या लिया था बच्चे, कांस्टेंट लिया था। या आपके टी है जो क्वांटिटी है गुड्स एंड सर्विसेज जो आप लेते हो कुछ पीरियड ऑफ टाइम में, वो सारा कांस्टेंट रखा। लेकिन रियलिटी में के हो गया, टी हो गया, या हमने जो और भी इक्वेशंस इसके देखी थी, सबसे पहली जो मार्शल की इक्वेशन थी वहाँ पे हमने पी ओ के या ओ आर का यूज़ किया है, वो सारा कुछ कांस्टेंट नहीं होता। ये क्या है, चीज़ें ये बदलती ही रहती हैं। सेकंड क्रिटिसिज्म है इग्नोर्स द स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। तो इस थ्योरी ने हमें क्या बताया था कि जो मनी की डिमांड है, सबसे पहले ही मैंने ये बात की थी भी जो मनी की डिमांड आप कर क्यों रहे हो। तो हमने क्या देखा था, एक तो ट्रांजैक्शंस करने के लिए, एक कुछ एमरजेंसी के टाइम पे जैसे प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए। लेकिन इसने मनी की डिमांड को स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए तो बताया ही नहीं, उसको इग्नोर कर दिया। स्पेक्युलेटिव मोटिव होता है कल को जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप मनी का यूज़ करते हो, वो हम केन्जियन थ्योरी में देखो पढ़ेंगे। थर्ड है बच्चे आपका सर्कुलर रीजनिंग, मतलब घूम फिर के वहीं पे आ जाना, ठीक है, एक ने उसको बताया दूसरे ने उसको बता दिया। तो कैश बैलेंस थ्योरी है वो सफ़र करती है सर्कुलर रीजनिंग से। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक तरफ तो क्या है, जो प्राइस लेवल है या जो वैल्यू है मनी की, वो किससे डिटरमिन होता है बच्चे, कैश बैलेंस से, ठीक है। शुरू से हम पढ़ते ही जा रहे हैं, जो प्राइस है या वैल्यू ऑफ मनी है वो आपके कैश बैलेंस से डिटरमिन होती है कि कितना आप लोग होल्ड करके रख रहे हो। जितना पैसा देखो ज़्यादा होल्ड करके रखोगे उतनी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में जाके कम खरीदोगे, ठीक है, तो प्राइस कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है, वैल्यू ऑफ मनी का पता लग जाएगा उससे। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, प्राइस लेवल या वैल्यू ऑफ मनी कहते डिटरमिन करती है किसको, कैश बैलेंस को। दोनों चीज़ें क्या है, वाइस वर्सा हो गई ना। तो इस तरीके से ये थ्योरी सफ़र करती है सर्कुलर रीजनिंग से, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी डिटरमिन करती है कैश बैलेंस को, कैश बैलेंस डिटरमिन करती है वैल्यू ऑफ मनी को। ये दोनों में जो डायरेक्ट आपकी जो रिलेशनशिप है, अच्छे से रिलेशनशिप है, उसको नहीं बता पाई। फिर है आपकी इनकम्प्लीट थ्योरी। तो कैश बैलेंस थ्योरी एक इनकम्प्लीट थ्योरी है, क्योंकि इसने जस्ट एक फैक्टर को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, वो है आपकी करंट इनकम को, जो कि आपके कैश रिजर्व को डिटरमिन करती है। लेकिन रियलिटी में जो कैश रिजर्व्स होते हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे डिटरमिन करते हैं, जैसे प्राइस लेवल क्या है, लोगों की मॉनेटरी हैबिट्स क्या है, ठीक है, या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप लोग ये सोच सकते हो कितना पैसा हमें हाथ में रखना है या कैश में रखना है, कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाना है। तो ये सारा कुछ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिटरमिन होता है। फिर है आपके पास इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसने देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया ही नहीं अपनी थ्योरी में। जो अजम्पशंस थी कैश बैलेंस अप्रोच की, दैट देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल, कहते हैं गलत है। इसने क्या बता दिया,
क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यही बताया, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है प्राइस बढ़ेगा, ये चीज़ हो गई। लेकिन कहते ये एक तरीके से ये चीज़ गलत है कहनी, क्योंकि ये थ्योरी ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो लिया ही नहीं। अब देखो क्या होता है कि जब कभी भी आपकी क्वांटिटी ऑफ थ्योरी में कुछ चेंज आती है ना, सबसे पहले चेंज आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ठीक है, भी मार्केट में जो ब्याज दर है वो कितनी चल रही है, लोग अगर होल्ड कर रहे हैं, सामान नहीं खरीद रहे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपकी सेंट्रल अथॉरिटी उसी तरीके से डिटरमिन करती है। अब बच्चे देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आएगा तो निवेश में चेंज आएगा, निवेश में चेंज आएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है भी, जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, उस पर कितना खर्चा आ रहा है, उस पर ज़्यादा खर्चा आएगा तो प्राइस ज़्यादा होगा, उस पर कम खर्चा आएगा तो प्राइस कम होगा ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से किस में चेंज आता है, प्राइस लेवल में। ये देखो कितने सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इस थ्योरी ने इन फैक्टर्स को अवॉइड ही कर दिया। जो असली प्रोसेस है ना चेंज लाने की, कि क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज आया तो प्राइस लेवल में क्या चेंज आया, या डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये डायरेक्टली नहीं हम लोग बता सकते, इसके पीछे बहुत सारे क्या है प्रोसेस चलती है। 6th पॉइंट है, इग्नोर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द रियल फैक्टर्स। इस थ्योरी ने क्या किया है, वैल्यू ऑफ मनी में जो चेंज है वो किसकी वजह से आता है बच्चे, डिमांड फॉर मनी में। लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स जो हम लोग रियलिटी में देखते हैं, रियल फैक्टर्स होते हैं, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इनकम, इन सभी को क्या कर दिया इन्होंने, इग्नोर ही कर दिया, मतलब रियल फैक्टर्स को लिया ही नहीं। 7th है, लैक्स इंटीग्रेशन बिटवीन द थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड थ्योरी ऑफ मनी। तो पार्टिनकिन ने इस पे बात की है, क्योंकि पार्टिनकिन की भी एक ना इक्वेशन आती है, कैश बैलेंस की इक्वेशन, ठीक है, रियल बैलेंस इफेक्ट जिसे हम लोग कहते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो कैश बैलेंस इक्वेशंस है, ये दोनों थ्योरीज को इंटीग्रेट ही नहीं कर पाई। रियलिटी में क्या होता है बच्चे, दोनों थ्योरीज आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, और यही इंटरडिपेंडेंट को गवर्न कौन करता है, रियल बैलेंस इफेक्ट। ये देखो दिया गया है ना, बाय रियल बैलेंस इफेक्ट वी मीन दैट चेंज इन प्राइस लेवल कॉज चेंज इन द रियल इनकम ऑफ द पीपल। रियल इनकम क्या होती है बच्चे, सपोज करो किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया, तो अब उसकी क्वांटिटी आप लोग कम ही खरीद सकते हो ना, चीज़ वही है, ठीक है। लेकिन क्या है, पहले वो चीज़ आप ज़्यादा खरीद पाते थे अगर प्राइस कम था, अब वो चीज़ आप लोग कम खरीद पा, भले आपकी इनकम सेम है, लेकिन प्राइस में चेंज आने से क्या होता है भी, आपके चेंज आता है रियल इनकम में भी। इनकम वही होती है, मॉनेटरी इनकम वही है, लेकिन असल में चेंज आ गया आपकी। जितनी गुड्स आप पहले खरीद पा रहे थे ना, वो अब नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है, ठीक है। इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, डिमांड पे भी पड़ेगा, सप्लाई पे भी पड़ेगा। इसका मतलब ये सारे के सारे प्राइसेस को इफेक्ट करेगा, मतलब एक गुड दूसरे गुड को इफेक्ट करेगी। इसका मतलब जो आपकी थ्योरी ऑफ वैल्यू है और थ्योरी ऑफ मनी है, ये दोनों आपस में मिल बांट के ही चलते हैं, इंटीग्रेटेड थ्योरी होती हैं। लेकिन कैम्ब्रिज इक्वेशन में इस इंटीग्रेशन को क्या कर दिया, इग्नोर ही कर दिया। तो ये थे बच्चे कुछ क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं कंपैरिजन क्या होता है ट्रांजैक्शन एंड कैश बैलेंस अप्रोच में। सिमिलैरिटीज़ पढ़ते हैं पहले, ठीक है। कंपैरिजन में सबसे पहला कंपैरिजन क्या है, सेम कंक्लूजन। दोनों के दोनों थ्योरीज एक ही कंक्लूजन आपको बताती है, दैट प्राइस लेवल चेंजेस इन द सेम प्रोपोर्शन एज द क्वांटिटी ऑफ मनी डज। जितना प्राइस लेवल में चेंज आएगा उसी सेम प्रोपोर्शन में चेंज आता है आपके क्वांटिटी ऑफ मनी में। मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी से आपके प्राइस लेवल में चेंज आएगा सेम प्रोपोर्शन में, मतलब वो दोनों काम करते हैं। फिर हमने पढ़ा बच्चे, इक्वेशंस कहते सेम ही हैं, ऑलमोस्ट कहते सिमिलर इक्वेशन। फिशर ने देखो क्या इक्वेशन दी थी जब वो प्राइस को डिटरमिन करना था, M/KT, ठीक है, ये फिशर की इक्वेशन थी। रॉबर्टसन की इक्वेशन क्या थी बच्चे, फिशर की इक्वेशन थी MV/T, और रॉबर्टसन की इक्वेशन क्या थी, M/KT। मतलब फ़र्क तो यही पड़ा, M तो वहीं बैठा है, ठीक है, T भी वहीं बैठा है, फ़र्क पड़ा आपका वेलोसिटी ऑफ मनी और जो कि आप कैश बैलेंसेस में रख रहे हो। अगर सपोज करो बच्चे कि मुझे वेलोसिटी ऑफ मनी देखनी है, तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप होता है होल्डिंग ऑफ मनी का, क्योंकि जितना पैसा आप लोग होल्ड करके रखोगे, मतलब मनी में उतने पैसे की वेलोसिटी कम ही होगी। वेलोसिटी ऑफ मनी क्या था कि एक जो सपोज करो 10 रुपीज़ का नोट है, वो कितनी बार कितने हाथों में जाके गुजरता है, ठीक है, वो होता था वेलोसिटी ऑफ मनी, हाउ मैनी टाइम्स। तो अगर हम लोग होल्ड ज़्यादा कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ मनी कम हो जाएगी। उसी तरीके से के कैसे डिटरमिन कर सकते हो, 1/V से। मतलब ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो इफ़ पीपल विश टू होल्ड मोर कैश, अगर लोग ज़्यादा पैसा होल्ड करना चाहते हैं तो वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो दोनों इक्वेशन एक साथ क्या है, सिमिलर सा काम ही करती हैं। तो ये थे बच्चे सिमिलैरिटीज़। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डिससिमिलैरिटीज़ के बारे में।
क्या क्या अब मैच नहीं करता, डिफरेंसेस क्या थे। सबसे पहले डिसिमिलैरिटी क्या होती है, फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में। फिशर्स की थ्योरी क्या कहती है, मनी को ट्रीट कैसे किया जाता है, जस्ट यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन कैम्ब्रिज क्या कहता था बच्चे, स्टोर ऑफ वैल्यू। ये तो अब आपको रट ही गया होगा। सेकंड क्या है बच्चे, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। फिशर्स ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी वेलोसिटी को, ठीक है, वी को। लेकिन कैश बैलेंस अप्रोच में ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई है, के को, कि कितना पैसा आप कैश की फॉर्म में होल्ड करके रखते हो। फिर है फ्लो एंड स्टॉक कंसेप्ट। फिशर्स की थ्योरी बच्चे फ्लो की तरह यूज़ करता है। जो आपका मतलब फ्लो वाला पॉइंट होता है ना, वो पीरियड ऑफ टाइम पे देखा जाता है, जिसमें काफ़ी सारे इवेंट्स एक टाइम पे अक्कर हो रहे हैं। लेकिन कैम्ब्रिज के इक्वेशन ने इसको एज अ स्टॉक ही माना है। देखो, अंडर फिशर इक्वेशन क्वांटिटी जो आपकी है मनी की, वो किससे रिलेट करती है, पीरियड ऑफ टाइम से। लेकिन कैम्ब्रिज में ये रिलेट करती है पॉइंट ऑफ टाइम से। तो रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग जो कैम्ब्रिज की इक्वेशन है, ये स्टडी करता है मनी को कि ये सिटिंग मनी है, ठीक है, स्टॉक के कंसेप्ट में। लेकिन फिशर कैसे मनी को ट्रीट करता है, दैट मनी हैज़ ऑन द विंग्स, क्योंकि ये फ्लो की तरह मनी को यूज़ करता है। फिर है आपके पास प्राइस लेवल, ठीक है, फोर्थ पॉइंट। Fisher in his theory has taken into consideration general price level of all goods and services. Fishers की इक्वेशन में जनरल प्राइस लिया गया है, मतलब सारा का सारा जो एस्टिमेटेड प्राइस होता है वो लिया गया, ठीक है। लेकिन कैम्ब्रिज ने क्या लिया, जब तक कोई गुड मतलब सेल तक नहीं ना पहुंच जाती, तब वो प्राइस लेता है। मतलब उसने प्राइस में क्या लिया है, इट टेकन इनटू कंसिडरेशन प्राइस ओनली ऑफ दोज फाइनल और कंज्यूमर गुड्स विच कम टू द मार्केट फॉर दी सेल, जो मार्केट में आई है सेल के लिए। इसमें मतलब जनरल प्राइस लेवल की बात नहीं की गई। इसमें आपके जब तक वो फाइनल गुड एंड सर्विसेज मार्केट तक नहीं पहुंच जाती सेल के लिए, उसको लिया गया है। फिफ्थ है बच्चे डिमांड फॉर मनी। फिशर के अकॉर्डिंग मनी की डिमांड किस लिए की जाती थी, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, ठीक है। और कैम्ब्रिज क्या कहता था, लेकिन डिमांड फॉर मनी को हम लोग होल्ड पर्पस के लिए भी यूज़ करके रखते हैं, दैट इज़ कैश बैलेंसेस। सिक्स्थ है नेचर। फिशर की थ्योरी बच्चे मैकेनिकल है। मैकेनिकल मतलब होता है प्रैक्टिकल है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन को लेती है। ये ह्यूमन के माइंड को नहीं लेती, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट नहीं है। लेकिन कैम्ब्रिज की इक्वेशन क्या है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, क्योंकि ये नेचर ऑफ मैन को स्टडी करता है। सेवंथ पॉइंट इज एम्फेसिस ऑन डिमांड एंड सप्लाई। फिशर की इक्वेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई थी, मनी की सप्लाई को, ठीक है, भी मनी की सप्लाई कैसे हो रही है। लेकिन कैम्ब्रिज ने ज़्यादा स्ट्रेस किस पे किया बच्चे, डिमांड फॉर सप्लाई पे। लास्ट है ट्रेड ट्रांजैक्शंस। फिशर की थ्योरी में जो ट्रेड ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता था, ट्रांजैक्शन सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज की। लेकिन कैम्ब्रिज इक्वेशन क्या लेता है, ओनली ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनल और कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि हमने उसमें भी देखा था, ठीक है। इसने फाइनल को लेना है, प्राइस लेवल के टाइम में भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेता है, और ट्रेड ट्रांजैक्शन में भी ये फाइनल ही गुड्स एंड सर्विसेज को लेके चलता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। उससे पहले बच्चे आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा उसको, ताकि वहाँ पे आपको हर एक वीडियो की क्या है PDF फाइल अवेलेबल हो जाएगी। आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल भी लाइक कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो अगर आपको कोई भी बच्चे कन्फ्यूज़न है, फेसबुक पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कंसेप्ट्स हैं अगर आपको पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब नेक्स्ट है बच्चे स्प्योरिटी ऑफ द कैम्ब्रिज अप्रोच। कैम्ब्रिज अप्रोच ज़्यादा अच्छा क्यों है फिशर अप्रोच से, कुछ पॉइंट्स देखो अब आपको क्लियर हो ही गए होंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है, मोर रियलिस्टिक। फिशर्स की थ्योरी सिर्फ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन पे बेस्ड थी, वो एक मैकेनिकल कंसेप्ट है। लेकिन कैम्ब्रिज की इक्वेशन काफ़ी सारे मोटिव्स पे बेस होती है, जिससे डिमांड फॉर मनी को डिटरमिन किया जा सकता है। और ये जो मोटिव्स है क्या थे, ट्रांजैक्शन अप्रोच तो था ही, प्रिकॉशनरी अप्रोच था, ठीक है। ये मैन के बिहेवियर को स्टडी करता है, इसीलिए इसकी इक्वेशन क्या है, ज़्यादा रियलिस्टिक है। सेकेंड है बच्चे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। फिशर की थ्योरी कोई भी कारण या प्रभाव नहीं बताती, ठीक है, कोई कोज या इफेक्ट नहीं बताती किसमें, क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी या जनरल प्राइस में क्या रिलेशन है। लेकिन कैम्ब्रिज की इक्वेशन ये क्लियर करती है दैट चेंज इन डिमांड फॉर मनी से किसमें चेंज आता है, प्राइस में चेंज आता है, हमने किया हुआ है, ठीक है। एंड इवन व्हेन द क्वांटिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, भले मनी की क्वांटिटी कांस्टेंट है, लेकिन अगर
डिमांड फॉर मनी में कुछ चेंज आया ना तो उससे प्राइस लेवल में चेंज आएगा ही आएगा। थर्ड है बेसिस ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ये केन्स की दी गई है। मतलब कैम्ब्रिज की थ्योरी ने एक तरीके से बेस तैयार कर दिया है किसके लिए, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के लिए। फोर्थ है बच्चे इजी कैलकुलेशन। कुरिहारा के अकॉर्डिंग जो के या आर है कैम्ब्रिज इक्वेशन में वो ज़्यादा ईजियर है, कैसे, वी और टी से। के आपको पता लगेगा कितना पैसा होल्ड करते हो कैश में, आर आपका बच्चे रियल इनकम हो गया, ठीक है, वी आपका वेलोसिटी ऑफ मनी हो गया, टी आपकी ट्रांजेक्शन्स हो गई एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। तो वो कहते हैं के आर को कैलकुलेट करना ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है, क्योंकि ना ये ईजियर है कि कितना लोग पैसा है वो होल्ड करके रखते हैं। फिफ्थ है एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रेड साइकिल। अब जब प्राइसेस में चेंज आ रहे हैं या होल्डिंग किस हिसाब से कर रहे हो, ठीक है, फ्लक्चुएशंस आएंगे ही आएंगे। फिशर की इक्वेशन ने ट्रेड साइकिल्स को एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन कैम्ब्रिज इक्वेशन बेस्ड है कि कितना पैसा आप लोग होल्ड कर रहे हो, जिससे ट्रेड साइकिल्स अपने आप इन्फ्लुएंस होंगे, क्योंकि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ चेंज इन के देयर आर साइक्लिकल चेंजेस इन द प्राइस। बूम आना है, डिप्रेशन आना है, बूम में क्या होता है प्राइसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन में क्या होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। सिक्स है बच्चे ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ द डिमांड फॉर मनी। तो अगर हम लोग फिशर की इक्वेशन से कंपेयर करें तो जो कंसेप्ट है डिमांड फॉर मनी का कैम्ब्रिज इक्वेशन में वो ज़्यादा डिटेल में आपको बताया गया है, ठीक है ना, मतलब उसने सारा कुछ इंक्लूड किया है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि मनी को हम लोग दोनों तरीके से डिमांड करते हैं, एक्सचेंज के लिए भी और स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए भी। नेक्स्ट है बच्चे सेवंथ शॉर्ट पीरियड। कैम्ब्रिज इक्वेशन ज़्यादातर अप्रोप्रिएट है जब वो शॉर्ट टर्म फैक्टर्स को स्टडी करता है, और फिशर की इक्वेशन कब अप्रोप्रिएट है, जब वो लॉन्ग टर्म फैक्टर्स को ज़्यादा डिटरमिन करता है। लेकिन शॉर्ट टर्म कंसेप्ट ज़्यादा क्या होता है, रियल होता है, और लॉन्ग टर्म कंसेप्ट रियल में नहीं होता है, लिटिल यूटिलिटी होती है रियल लाइफ में। एट्थ है बच्ची एप्लीकेबल अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिशर की इक्वेशन सिर्फ एप्लीकेबल कहाँ पे होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट पे, जहाँ पे टी आपका क्या रहता है, कांस्टेंट। लेकिन कैम्ब्रिज के जो इक्वेशन है बच्चे वो भले आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है भले अंडर एम्प्लॉयमेंट है, दोनों पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी। नाइन्थ है रिलेशन ऑफ नेशनल इनकम विद द वैल्यू ऑफ मनी। तो जो कैश बैलेंस अप्रोच एक तरीके से क्यों सुपीरियर है, क्योंकि इसने नेशनल इनकम की बात की है, और नेशनल इनकम से ही हम लोग मनी की डिमांड को डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। इनकम से रिलेट करते हुए हमें भी पता है इनकम तो एक रियल फैक्टर कंसेप्ट है, हम लोग ज़्यादा करीब चले जाते हैं किसके, इनकम थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मनी को, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन द माइक्रो फैक्टर्स। और क्या कारण है कि ये थ्योरी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये छोटे छोटे माइक्रो डिसीजंस पे बिलीव करती है, बिहेवियर्स को देखती है, लेकिन फिशर आपका मैक्रो फैक्टर्स को लेके चलता था, क्योंकि मैक्रो है ना मुझे लॉन्ग टर्म के बारे में बात करता है, माइक्रो में वही चीज़ है भी शॉर्ट टर्म की बात की जाती है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ क्वान्टिटी थ्योरी। पढ़ क्यों रहे अब हम इसे, यदि पता है भी बड़े सारे क्रिटिसिज्म है, लेकिन तब भी ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है, क्योंकि रॉबर्टसन ने भी कहा था इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी, आपको पता होना चाहिए वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, किस तरीके से रिलेशन होता है रियल लाइफ में क्वांटिटी ऑफ मनी में और प्राइजेस में। तो सबसे पहले क्या चीज़ दी गई है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेन कॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज आ ही क्यों रहा है, क्वांटिटी ऑफ मनी की वजह से, ठीक है। सो देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज आ जाना। तो कैमरर एंड कैसल के अकॉर्डिंग कहते पुराने समय से हिस्टोरिकल ट्रुथ है कि क्वांटिटी ऑफ मनी प्राइस लेवल में चेंज लेके आती ही आती है, क्योंकि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी में इंक्रीज आया, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, डिमांड बढ़ा देते हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ा देते हैं, तो प्राइसेस क्या होंगे बच्चे, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो ये कहते हैं हिस्टोरिकल ट्रुथ है। इसको टेस्टिफाई भी किया गया है, बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने आएगी। जैसे पहली एग्जांपल क्या है, जब कहते हैं स्वीडिश प्रोस्पेक्टर्स क्या होता है, एक ऐसे पर्सन जो मिनरल डिपॉजिट्स को क्या है सर्च करते हैं। उन्होंने कहते हैं सिल्वर माइन्स को एक्सप्लोर किया अमेरिका में, और जो बुलियन इंपोर्टेड हुआ उसका बहुत सारी कंट्रीज़ में। बुलियन क्या होता है, गोल्ड या सिल्वर जो बल्क में जाता है, क्वाइनिंग से पहले जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं इंपोर्ट किया गया था बहुत सारी कंट्रीज़ ऑफ यूरोप से, जिससे क्या हो गया, अब उसकी सप्लाई बढ़ गई, ठीक है, सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो ये कंसेप्ट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, काफ़ी सारे ना आपको हिस्टोरिकल कंसेप्ट दिए हुए हैं। कहते 1820 और 1840 के बीच में जो प्रोडक्शन हुई थी इंग्लैंड में, ठीक है, वो बढ़ गई
लेकिन सप्लाई ऑफ मनी नहीं बढ़ी। अब देखो मनी की सप्लाई नहीं बढ़ी तो कहते हैं प्राइस में फॉल हो गया था, इट रिजल्टेड इन फॉल इन जनरल प्राइस लेवल, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रोडक्शन बढ़ी थी, ठीक है ना, प्रोडक्शन बढ़ने से प्राइस क्या है फॉल हो गई। 1844 में हैवी एक्सपोर्ट कहते हुआ था गोल्ड बुलियन का, मतलब भेजा था ऑस्ट्रेलिया से, कैलिफोर्निया से टू कंट्रीज ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड। इससे क्या गोल्ड वहाँ पे मनी की सप्लाई बढ़ गई और प्राइस फिर बढ़ गया। 1878 में भी कहते सिल्वर माइंस फाउंड की गई थी मैक्सिको में, जिससे मनी सप्लाई बढ़ गई, उसका प्राइस लेवल भी बढ़ गया। 1896 में गोल्ड माइंस को एक्सप्लोर किया गया था ट्रस्ट वेसल में, वहाँ पे भी मनी की सप्लाई बढ़ी और प्राइस भी उसका बढ़ गया। वर्ल्ड वॉर 1 की बात की गई है, पोस्ट एरा में देयर वाज लार्ज एक्सपेंशन ऑफ पेपर करेंसी थी जर्मनी में, उस पर भी हाइपर इन्फ्लेशन आ गई थी। मतलब अगर सप्लाई बढ़ेगी तो वही चीज़ है बच्चे, प्राइजेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है, डिमांड बढ़ेगी प्राइजेस बढ़ेंगे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में भी वो कहते हैं हैवी एक्सपेंशन जो हुई थी पेपर करेंसी की, जिससे प्राइजेस बढ़ गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल ओवर प्राइस। अब ये तो हमें पता लग गया भी क्वांटिटी ऑफ मनी का इफेक्ट पड़ता है प्राइजेस पे, अब इसको कंट्रोल कैसे करना है ना। इस थ्योरी की स्टडी ये भी रिवील करती है दैट इंक्रीज इन मनी सप्लाई से प्राइस बढ़ जाते हैं। तो अटेम्प्ट से करने चाहिए ना, ताकि आप लोग प्राइस लेवल को लोअर कर सको। उस किससे लोअर कर सकोगे? क्वांटिटी ऑफ मनी को लोअर करके। इस तरीके से कहते पॉसिबल हो सकता है भी आप लोग अपनी कंट्री में प्राइजेस को कंट्रोल कर सकते हो। तो बेनहम ने कहा कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज़ नॉट ऑल टुगेदर यूजलेस। यूटिलिटी ऑफ दिस थ्योरी लाइज इन डेमोस्ट्रेटिंग कि कॉजल रिलेशन है आपका क्वांटिटी ऑफ मनी में, आपका प्राइस लेवल में। तो इस तरीके से हम लोग इन्फ्लेशन को चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मनी को कब इंक्रीज़ करना है, कब डिक्रीज़ करना है, ये देख सकते हैं। तो पोस्ट केन्जियन इकोनॉमी जैसे मिल्टन फ्रीडमैन है, उन्होंने भी बताया कि जो रोल है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज़ कि आपका क्या है बहुत बड़ा रोल है अगर ये दोनों चीज़ें मिल बांट के काम करें, क्वांटिटी ऑफ मनी मॉनेटरी पॉलिसी का, ताकि आप लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको, जैसे कि प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आना। तो ये था बच्चे हम लोग क्या इंपॉर्टेंस है क्वांटिटी थ्योरी की, ठीक है, क्योंकि इसी से हमें पता लगता है कि क्वांटिटी और आपके क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस का क्या है रिलेशनशिप है। तो इससे हमें ये भी देखना चाहिए कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो ये आपकी थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट है। कल हम डिस्कस करेंगे केन्जियन थ्योरी ऑफ मनी को। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।